डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबली इस समय पर कमोडिटीज के ऊपर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर के कमोडिटी बाजार के अंदर में जो हलचल देखने को मिल रही है, चाहे वो चावल का बाजार हो, मसालों का बाजार हो, या यूं कहें कि भारत की जो कृषि उत्पाद हैं उनका इस समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 के अंदर अब अगले बचे हुए 6 महीने के अंदर कौन सी कमोडिटी आपको देने जा रही है बेहतरीन मुनाफा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर मौजूद हैं। हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आप पूर्व सचिव रहे हैं कृषि मंत्रालय में भारत सरकार, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में अजय सहाय जी जुड़ रहे हैं। आप डायरेक्टर जनरल और सीईओ हैं फियो से, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस समय पर इजराइल और ईरान के बीच के अंदर में जो टेंशन्स चल रही हैं उसको लेकर के कृषि एक्सपोर्ट्स के ऊपर पे कितना प्रभाव। सबसे पहले सर आपके पास में आऊंगा। हुसैन साहब, चूंकि आपने सरकारी पूरा तंत्र देखा है, बड़े नजदीक से देखा है, और आप ऐसे पोजीशंस के ऊपर रहे जहां पर बड़ा क्लोजली आपको कृषि की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ में रूबरू होने का भी मौका मिला, उसको सोल्व करने का भी मौका मिला, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को आपने बढ़ते हुए देखा। आज भारत 40 अरब डॉलर के आसपास कृषि उत्पाद का एक्सपोर्ट कर रहा है। 2030 तक का टारगेट सरकार का 100 अरब डॉलर तक उसको लेकर के जाना। मेरा पहला ही सवाल आपसे ये, कौन से ऐसे कृषि उत्पाद हैं जहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं कि ये स्कोप है 40 अरब से 100 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए, और इन कमोडिटीज के बीच के अंदर में अगर किसान और ट्रेडर्स और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सिंक कर दिया जाए तरीके से तो ये अचीवेबल है? देखिए, हमने इंफ्राविजन फाउंडेशन की तरफ से एक रिपोर्ट चंद महीने पहले पब्लिश की थी, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि कौन सी कमोडिटीज हैं जिनके एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे हॉर्टिकल्चर की जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी रही है। 2004-05 में गवर्नमेंट ने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। तो उसके बाद से जो हॉर्टिकल्चर की हमारी प्रोड्यूस है उसके एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है। इंडिया से ग्रेप्स का एक्सपोर्ट बहुत कामयाब है। आप देखिए, बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारे महाराष्ट्र के, कर्नाटक के किसान हैं वो उन रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो ईयू में और डेवलप्ड कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में एप्लीकेबल हैं। तो किसानों ने वो करके दिखाया है ग्रेप्स के केस में। इसी तरीके से पोमेग्रेनेट्स यानी कि अनार का एक्सपोर्ट बढ़ा है, फ्रेश वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एक्सपोर्ट में बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने है वो प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट की है, ठीक है। हमने कई बार ये बात लिखी है कि इंडिया के जो एग्रीकल्चरल सरप्लसेस हैं वो मार्जिनल हैं, और जैसा कि हमने पिछले 2-3 साल में देखा कि क्योंकि सूखा पड़ गया इसलिए गवर्नमेंट को गेहूं का एक्सपोर्ट, चावल का एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा। तो हम समझते हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट हैं वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। अजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस समय की जो करंट सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं, ईरान इजराइल के बीच के अंदर में जो इस समय जंग छिड़ी है उसने ट्रेड को काफी हद तक अफेक्ट किया है, और दूसरी तरफ अगर देखें रशिया और यूक्रेन, ये दोनों ताकतें जो हैं ये आपस के अंदर में भिड़ी हुई हैं। तो जो इंटरनेशनल जो समीकरण है, अभी पीछे
टैरिफ का एक वगूफा छिड़ा, टैरिफ ने काफी इंपैक्ट किया एक्सपोर्ट्स को, और इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अभी की करंट तस्वीर आपको क्या नजर आती है, और चावल को लेकर के पर्टिकुलरली आपको क्या सिनेरियोज बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने सही कहा है कि अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, जो चैलेंजेस आ रहे हैं या सेंट्रल एशिया में जिस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें हमारा एक्सपोर्ट जरूर थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिखता है, पर्टिकुलरली ईरान के लिए। अगर आप देखिए, ईरान हमारा जो बासमती राइस का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। पिछले साल करीब हमने 400 करोड़ का बासमती राइस ईरान को एक्सपोर्ट किया था। करीब हमने 1200 करोड़ का सोयाबीन एक्सपोर्ट किया था, और करीब 700 करोड़ का हमने टी एक्सपोर्ट किया था। तो जिस तरह के चैलेंजेस वहां दिख रहे हैं, कमोडिटीज एक्सपोर्ट्स में हमें गिरावट होती हुई दिख रही है जी। दूसरी बात जो है कि वो रूट को लेके है, जो अगर ट्रेड रूट इम्पैक्ट होती है तो जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की है वो ऐसे भी बहुत ज्यादा है, वो और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट और लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन से हमारा इंपोर्ट जरूर सनफ्लावर ऑयल का इम्पैक्ट होता है, वो सबसे ज्यादा हमारा इंपोर्ट वहीं से आ रहा था, और जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो सनफ्लावर ऑयल की अदर ऑयल के साथ बढ़ी। अब देखिए, ईरान की जो एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, उसका प्राइसेस में भी इम्पैक्ट आया है। बासमती राइस की जो प्राइसेस थी $1200 पर मीट्रिक टन से वो करीब 900 से 150 मीट्रिक टन आ गई है, तो इसका जरूर प्रभाव पड़ रहा है। और ऑफकोर्स जैसा पहले स्पीकर ने बोला है, एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि शायद हम अभी प्रोसेस फूड सेक्टर पे जिस क्षमता जो हमारी उसके आसपास भी नहीं है। अगर हम डाटा देखें 2013-14 में टोटल एक्सपोर्ट का करीब 13.7% हमारा प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट था, जो 10 साल में करीब 23% के आसपास हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें कंट्रीज की जैसे यूएसए की या चाइना की, प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट करीब उनका 50% तक हो गया है। इसकी अपार क्षमता है, इस सेक्टर को हमें बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ऑर्गेनिक फूड की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, वहाँ ऑर्गेनिक फूड की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसको भी हमें देखना होगा, हम ऑर्गेनिक फूड का सर्टिफिकेशन प्रोसेस स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे कि इसमें जो हमारा वैल्यू एडिशन है, जो बेटर यूनिट पर रियलाइजेशन है, उसको भी हम ले सकें। तो जरूर आपने बोला है टैरिफ के भी चैलेंजेस आए, पर टैरिफ के चैलेंजेस में बहुत अच्छी बात आई है कि इंडिया जिस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हमारे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मार्केट्स है, जैसे यूएस की बात करें या यूएई की बात करें, उनमें भी ये प्रभावित हो रहा है। तो उससे हमारा एक्सपोर्ट्स आने वाले दिनों में बहुत अच्छा दिखता हुआ हमें दिख रहा है। सर, अभी आप दोनों ही मेहमानों के पास से एक बात निकल करके आई, जैसे अभी सिराज हुसैन साहब ने भी कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक स्कोप दिखाई दे रहा है, और अगर प्रोसेस्ड फूड को अगर एक्सपोर्ट के तरफ ध्यान दिया जाए तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ जैसे हुसैन साहब ने कहा कि अंगूर का जो एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनल जो मापदंड है उनको पूरा कर रहा है, अनार का जो है वो भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी हमने पीछे 2-3 इश्यूज देखे हैं एक्सपोर्ट में। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो एक अलग इशू है ही है, दूसरा जो इशू आ रहा है सर वो ये आ रहा है, जैसे चावल की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो चावल और इसके साथ दूसरे जो एग्री प्रोड्यूस हैं उसमें पेस्टिसाइड को लेकर के अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में बड़ा इशू क्रिएट हुआ है। आपने भी जैसे अभी कहा कि ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है उसकी डिमांड बढ़ रही है, और साथ में यहां पर जो देश की गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका भी थ्रस्ट है कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस या कम पेस्टिसाइड का प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन यहां पर किसान के साथ में ये इशू आ जाता है कि उसके पास रिसोर्सेज कम है, दूसरा उसको ये डर है कि जैसे ही मैं ऑर्गेनिक की तरफ जाऊंगा या मैं पेस्टिसाइड का कम प्रयोग करूंगा तो मेरी फसल को नुकसान है और मेरा प्रोड्यूस जो है वो अप टू द मार्क नहीं आएगा, उसका प्रोडक्शन के अंदर में फॉल होगा बनस्पत के उसके इजाफा होने के। तो ये एक थ्रेट है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के बीच के अंदर में उसके जो पैरामीटर हैं, उसके जो एमआरएल्स हैं, वहां पर इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज जैसे आपने बात की है कि जहां पे पेस्टिसाइड लेवल है, प्रॉब्ली हमें पूरी जो वैल्यू चेन है उसमें हर को टैप करना होगा, फार्मर्स से लेके एंड सप्लाई चेन तक। हमें हर जगह ये देखना होगा कि जो रेजिडुअल्स के जो भी मापदंड है उनको हम करें। इसमें बहुत बड़ा पॉइंट ये भी आ रहा है कि हमारा जो
फोकस एग्रीकल्चर में वॉल्यूम्स को लेके है, वो वैल्यूज की तरफ मिलना चाहिए। अगर किसान आश्वान्वित है कि अगर उसका ऑर्गेनिक में टोटल यूनिट से कम भी फसल आती है, उसको पैसे ज्यादा अच्छे मिलेंगे, तो शायद उसके लिए जो इस तरह की भ्रांतियां हैं वो नहीं रहेंगी। हमें इस तरह के एक डायलॉग फार्मर्स के साथ एंगेज होना होगा, उनको बताना होगा कि इसके फायदे क्या हैं। दूसरी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि जो हम रेन इंटेंसिव जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो वाटर इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि राइस के केस में जैसे पंजाब में हो रहा है, क्या उसका इफेक्ट है। बिल्कुल ऐसी भी टेक्निक लेनी पड़ेगी जिससे कि हम कम वाटर क्रॉप मेज की आ रही है, ये सब क्रॉप है, मिलेट की क्रॉप आ रही है, उसकी तरफ जाए। आज की डेट में जिस तरह वेराइटीज मिलेट की है, जिस तरह मिलेट का बढ़ा है, उस तरह का अगर और इंसेज में करते हैं तो काफी हद तक फार्मर्स को उसका फायदा मिलेगा। जी जी, हम लौटेंगे। एक वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद में हुसैन साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एग्री यहाँ पर बाजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब का भी एक मिशन है कि 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक करना है देश के अंदर में, क्या वो कितना एक संभव दिखाई देता है? बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। क्या पेस्टिसाइड के जो एमआरएल्स हैं, क्या देश के अंदर में वो सेट हैं, नहीं हैं? किसान को यहाँ पर आकर के अपनी फसल की वैल्यू को किस तरीके से इंक्रीज करना है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान चूंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा कृषि निर्यात अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। भारत से आमतौर पर अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, फल और सब्जियों के अलावा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात हो रहा है। इसके अलावा मीट, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का भी बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। भारत के पास कृषि निर्यात में बहुत बड़ी संभावना है। इसी को देखते हुए सरकार ने कृषि निर्यात नीति की जो रूपरेखा तैयार की थी, उसमें देश को कृषि निर्यात के मामले में महाशक्ति बनाने का विजन रखा गया है और किसानों की आय बढ़ाने का भी। पिछले 3-4 साल के दौरान निर्यात की रफ्तार काफी तेज रही है। इससे $100 अरब के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति उम्मीद जगी है। अलग अलग उत्पादों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चावल का निर्यात $1,247 मिलियन, चाय का $924 मिलियन, मसालों का $445 मिलियन,
और काजू का 337 मिलियन डॉलर रहा, जबकि 2023-24 में मूंगफली का निर्यात 860 मिलियन डॉलर, दालों का 687 और मक्के का 443 मिलियन डॉलर दर्ज किया गया। वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का भी बहुत बड़ा बाजार है। इनमें प्रसंस्कृत सब्जियां, फल, दालें, गुड़ और कन्फेक्शनरी और अनाज से निर्मित उत्पाद महत्वपूर्ण हैं। 2023-24 में इनका कुल निर्यात 7,700 मिलियन डॉलर से भी अधिक था, जबकि पशु उत्पादों का निर्यात 4,543 मिलियन डॉलर दर्ज किया गया। हुसैन साहब, ब्रेक से पहले जैसे अजय जी से भी मैंने यही सवाल किया कि पेस्टिसाइड का एक इशू, एमआरएल्स सेट हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के, भारत के अंदर क्या कभी, चूंकि आप तो बड़ा क्लोजली ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखते रहे और सरकार के ताने बाने से बखूबी वाकिफ हैं, जो विदेश से भारत के अंदर एग्री प्रोड्यूस आता है, इंपोर्ट होता है, क्या इतिहास के अंदर हमने कभी उनके सैंपल्स को रिजेक्ट किया है? हमारे जो सैंपल्स हैं वो बड़े रिजेक्ट होते हैं। अभी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने भी और अजय जी ने भी प्रोसेस्ड फूड की तरफ थ्रस्ट दिया, प्रोसेस्ड फूड के अंदर में पैक्ड आइटम्स की अगर मैं बात करूं, भारत के मसाले अभी रिजेक्ट हुए। मसालों के साथ साथ जापान ने भारत की इलायची को बैन कर रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चावल की, तो बहुत सारे कंपनीज के जो चावल हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स के बीच के अंदर में रिजेक्ट हो गए। अभी हाल ही का एग्जांपल है, भारत का आम गया, 15 कंटेनर्स उसके वहां पे डंप करने पड़ गए, वेस्ट हो गए, 15 कंटेनर्स वहां पे खत्म हो गए आम के, और जबकि यूएस के सभी स्टैंडर्ड्स वहां पर फॉलो हो रहे थे। ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। इसको आप किस नजर से देखते हैं और इन पैरामीटर्स को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। हमारे देश में जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ मार्केट में आती हैं, उसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो बहुत डिटेल्ड नॉर्म्स हैं। अब मुश्किल ये है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में उन नॉर्म्स को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज है जी। और ये हम कह सकते हैं कि वो इम्प्लीमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए शायद उस विग्रसनेस के साथ नहीं होते हैं। ICAR में एक प्रोजेक्ट है, जो ICAR दिल्ली करता है, वो मुख्तलिफ मार्केट से सैंपल कलेक्ट करता है और उन सैंपल्स को एनालाइज करके वो बताता है कि कितने फीसद सैंपल जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट है उससे वायलेट करते हुए पाए गए। तो वैसे तो उनकी रिपोर्ट ये है कि 3 से 4% सैंपल ही MRL से ज्यादा पाए गए, लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जैसे राइस, उनकी 2016-17 के बाद से कोई रिपोर्ट FSSAI की पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें यह पता चला कि राइस में, जो डोमेस्टिक मार्केट में राइस बिक रहा है, उसमें ऐसे भी पेस्टिसाइड हैं जो राइस के लिए अप्रूव्ड नहीं है। राइट। तो इसका मतलब यह है कि हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में हमारे जो FSSAI के रेगुलेशंस हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब जहां तक ये बात है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उन रेगुलेशंस को बेहतर तरीके से लागू करते हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी वजह से हमारे सैंपल रिजेक्ट होते हैं। लेकिन ये एक काबिल तारीफ बात है कि किसानों ने, उसमें भी बासमती राइस के केस में आप खास तौर से ले लें तो कई ऐसे पेस्टिसाइड से, कोरियाजोल वगैरह, वो बैन थे EU में, तो यहाँ पर किसानों को ट्रेन किया गया, अपीडा ने ट्रेन किया और अब उसका इस्तेमाल काफी कम हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने देश में भी FSSAI के नॉर्म्स को, MRLs को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और उसमें DD किसान का बड़ा रोल है जनाब जी। आप रोज एक प्रोग्राम किया करिए, उसमें आप ICAR के साइंटिस्ट को बुलाइए और कोई 1-2 फसल लेके ये बताइए कि कौन कौन से केमिकल उस फसल के लिए अप्रूव्ड हैं। देखिए, ICAR ने हर फसल के लिए अलग अलग केमिकल और अलग अलग मात्रा अप्रूव करी है, लेकिन उसकी जानकारी बहुत कम है। तो न सिर्फ किसानों को पता होना चाहिए बल्कि कंज्यूमर्स को भी मालूम होना चाहिए। अभी पीछे सर मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, भारत के अंदर में अगर मैं पर्टिकुलरली स्पाइसेस की ही बात करूं तो तकरीबन देश के अंदर में 60 तरह के स्पाइसेस हैं और हर स्पाइस की अलग प्रॉपर्टी है और उसका जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग हैं।
लेकिन उसके ऊपर करीब करीब देश के अंदर में 50 या 60 तरह के पेस्टिसाइड्स जो हैं वही रेकमेंडेड हैं और वही अप्रूव्ड हैं, जबकि इसके साथ अपने पड़ोसी देशों के बीच के अंदर में चला जाया जाए तो वहां पर करीब 350 पेस्टिसाइड्स जो हैं वो अप्रूव्ड हैं। अब वो देश भारत के अंदर में अगर उस पेस्टिसाइड का कोई भी कंटेंट अवेलेबल मिल जाता है तो वो प्रोडक्ट जो है वो अपना रिजेक्ट हो जाता है। नहीं, ये बात ठीक है कि जो हमारा रेगुलेशन है हाँ। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स को लेके, उस रेगुलेशन हमारे पास सब चीज के रेगुलेशंस हैं, FSSAI के नॉर्म्स हर चीज के बने हुए ठीक है। हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर करने की जरूरत है। अजय जी, इस समय पर करंट सिनेरियोस को देखते हुए आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं जिसके अंदर में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और इस समय पर बाजारों के सिनेरियोस आपको क्या दिखाई देते हैं? अगले बचे हुए 6 महीने में कहां पर मेजर फोकस होना चाहिए? देखिए, आपने जैसे एक्सपोर्ट की बात की है, एग्रीकल्चर में हमारा चैलेंज ये है कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लैंड नहीं बढ़ रही, लैंड की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। तो अगर आप 10 साल में इंडिया का एक्सपोर्ट देखिए तो हमारा एक्सपोर्ट जो 10 साल पहले 37 बिलियन था वो बढ़ के 51 बिलियन गया, बिकॉज अगेन हम वॉल्यूम पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम जैसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में बोला है कि हम 100 बिलियन एक्सपोर्ट ले जाएंगे, तो शायद ये सीरियल राइस के एक्सपोर्ट से नहीं होगा। इसके लिए वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की जरूरत है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात की, उसमें इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है। हमारे पास मैरीन प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा क्षमता है, लेकिन कुछ जगह मार्केट में हमारे मार्केट एक्सेस की चैलेंज है, कुछ जगह एंटी डंपिंग सब्सिडी लगी है, कुछ जगह हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारा जो फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। मीट एक्सपोर्ट्स में भी हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा चल रहा है। जहां तक कमोडिटीज की बात है, वहां पे एक चैलेंज हमेशा रहेगा कि हमको पहले अपने जो हमारे खुद की कंजम्पशन है उसको मीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बेटर फोरकास्टिंग होनी चाहिए, हमें अपना जो हमारा बफर स्टॉक है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सब चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने की भी जरूरत है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देना होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के इश्यूज देखने पड़ेंगे। हमें पेरिशेबल के लिए जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स है उनकी रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। फाइटोसैनिटरी और जो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स की वो करनी पड़ेगी। और शायद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी पेस्टिसाइड रेजिडुअल जो हो, वो टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड की बढ़े। ये अचानक एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि इसके चैलेंजेस हमने देखा कि श्रीलंका ने ऑर्गेनिक पे इतना जोर दे दिया कि उनके यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी पूरा गिर गया और शॉर्टेज हो गई। बट ग्रेजुअली हमें उस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। हमें अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरफ ले जाना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्ली इंडियन कंज्यूमर है, उसका भी हक बनता है कि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स को नहीं देखना चाहिए, शायद हमें इंडियन कंज्यूमर के ऊपर भी फोकस लाना पड़ेगा। ठीक है, वक्त हो गया यहाँ पर एक और ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, जानने की कोशिश करेंगे अगले इन 6 महीनों में कौन सी कमोडिटी आपको देने वाली है मुनाफा। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड
या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हुसैन साहब, आपको एक साइन दिख रहा है कि राइस का जो एक्सपोर्ट है वो डिप कर सकता है, वो नीचे जा सकता है। देखिए, हमने इसके बारे में लिखा भी है कि अगले 10 या 20 साल का पर्सपेक्टिव अगर हम लें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में राइस का प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है। हालांकि बासमती राइस का प्रोडक्शन शायद कम नहीं होगा। और अगर नई ऐसी वैरायटीज डेवलप होती हैं जो कम पानी लें, शॉर्टर ड्यूरेशन लें, बेहतर क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन कम ना भी हो। लेकिन गवर्नमेंट को बहरहाल इसकी प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर राइस का प्रोडक्शन कम होता है तो कौन सी कमोडिटीज हैं जो उसको कॉम्पेंसेट कर सकती हैं। अब देखिए, इसमें एक अहम बात यह है कि 3 साल पहले गेहूं के एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, जो कि एक सही फैसला था। हमने अपने आर्टिकल में उसको सपोर्ट किया था। लेकिन उसी के साथ साथ जो प्रोसेस्ड व्हीट के प्रोडक्ट्स हैं वो भी बैन हो गए। मिसाल के तौर पे सेमोलिना एक्सपोर्ट होता है, पास्ता एक्सपोर्ट होता है, या और व्हीट के प्रोडक्ट, मैदा एक्सपोर्ट होता है। कुल मिला के जितना मैंने पढ़ा है 3 लाख टन सिर्फ व्हीट के प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है, 3 लाख टन गेहूं उसके लिए चाहिए होता था। हमारा ख्याल ये है कि बहुत मुश्किल से ग्लोबल मार्केट्स में इंडियन कंपनीज अपनी जगह बनाती हैं, एक्सेप्टेबिलिटी कंज्यूमर के लेवल पर क्रिएट करती हैं। तो जब ये अचानक बैन हो जाती हैं तो उससे वो मार्केट हम लूज कर जाते हैं। आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि जो आटा मिडिल ईस्ट में, सिंगापुर में, यूएस में पहले इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, वो अब इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। वो कंट्रीज वीट इंपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, दुबई ऑस्ट्रेलिया से वीट इंपोर्ट कर रहा है और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है। वो मार्केट हमने लूज कर दिया। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड की कमोडिटीज हैं, इसमें हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। और जो 2018 में गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी इशू करी थी, उसमें भी ये लिखा था कि प्रोसेस्ड फूड पर और ऑर्गेनिक फूड के एक्सपोर्ट पर कभी हम पाबंदी नहीं लगाएंगे। एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि हमारे डायस्पोरा में इंडियन कमोडिटीज, प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ा है। और आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में भी इंडिया से मक्खन एक्सपोर्ट होता है। तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं डायस्पोरा को एक्सपोर्ट करने की भी और बाकी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करने की, अगर हम अपनी पॉलिसीज को कंसिस्टेंट बनाएं, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करें। हमारा दूध भी जा रहा है अमेरिका, तो ये भी सब बहुत अच्छे साइंस हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है जो भारत सरकार ने 2 एम रखे हैं आत्मनिर्भर पल्सेस के अंदर में और आत्मनिर्भरता एडिबल ऑयल को लेकर के 2030, क्या ये टारगेट्स अचीवेबल दिखाई दे रहे हैं आपको? ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि हम इसी के लिए तैयार हो गया। क्या बात है? देखिए, हुआ क्या है कि पल्सेस में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसकी पॉलिसीज बहुत सक्सेसफुल रही। शुरू के 7-8 साल में काफी अच्छा पल्सेस का एमएसपी बढ़ाया गया और पल्सेस का प्रोक्योरमेंट बढ़ाया। और जब हम ही सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे तो हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट किया, पल्सेस का बफर स्टॉक क्रिएट किया गया। और उस सब का नतीजा ये हुआ कि पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ के करीब 16-17 मिलियन टन से बढ़ के ये 27 मिलियन टन तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद ये गिर गया। पिछले 2 सालों में पल्सेस का प्रोडक्शन गिर गया और उसकी वजह से जो हमारा इंपोर्ट है वो बहुत बढ़ गया। आप देखिए कि पिछले साल में $5.5 बिलियन का इंपोर्ट हुआ, जबकि 3-4 साल पहले ये सिर्फ $1.5 बिलियन था। अगर हमें पल्सेस को लॉन्ग टर्म में आत्मनिर्भरता को सचमुच इंप्लीमेंट करना है तो हमें अपने एमएसपी को प्रोटेक्ट करना होगा। गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया है कि पहले ये था कि किसी भी राज्य के 25% से ज्यादा प्रोडक्शन को प्रोक्योर नहीं किया जा सकता। वो लिमिट अब गवर्नमेंट ने हटा दी है, यानी कि उससे ज्यादा प्रोक्योर हो सकता है। तो अगर हम पल्सेस का एमएसपी इंश्योर कर लें, जो कि हम नहीं कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, एमएसपी इंश्योर कर लें और हम चीपर इंपोर्ट ना होने दें। जब जो भी इंपोर्ट का लैंडेड प्राइस है वो हम इंश्योर करें कि वो एमएसपी से नीचे ना जाए, बहुत नीचे ना जाए, तो हम समझते हैं कि किसानों को इंसेंटिव होगा और किसान पल्सेस की तरफ जाएंगे। जी, और वक्त हो गया है सवालों और जवाबों के सिलसिले का। हमने आपसे पिछले हफ्ते सवाल किया था बासमती चावल की कौन सी किस्म
सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करती है? हमने आपसे पूछा था, ऑप्शंस थी पूसा बासमती 1718, ऑप्शन बी पूसा बासमती 1728, ऑप्शन सी पूसा बासमती 1885 और ऑप्शन डी पूसा बासमती 1121। तो सही जवाब है पूसा बासमती 1121। तो जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम टीवी स्क्रीन पर। और अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। आज के इस एपिसोड का जो सवाल है आप लोगों के लिए हम छोड़े चलते हैं। आज का सवाल है, सरकार ने कितने अरब डॉलर के कृषि निर्यात का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 100 अरब डॉलर का, ऑप्शन बी 200 अरब डॉलर का, ऑप्शन सी 300 अरब डॉलर और ऑप्शन डी 400 अरब डॉलर। आपको इस सवाल का सही जवाब अपना कमोडिटी एक्सपर्ट @gmail.com पर भेज देना है। लेकिन याद रखिए, आपको इस सवाल का सही जवाब हमें ईमेल करना है शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच में। हुसैन साहब, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां आपने शेयर की, साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।